नमस्कार साथियों। हम लोगों ने कल हिस्ट्री की सीरीज चालू की थी, उसी क्रम में आज आगे बढ़ते हैं। कल हम लोगों ने समझा था पुर्तगाली किस प्रकार से भारत पर आ चुके हैं। जैसे ही वास्को डी गामा खोज करते हैं भारत की, मतलब भारत तो पहले से था, एक मार्ग की खोज करते हैं और यूरोपियों को बताते हैं कि भारत यहाँ पर इस मार्ग से जाएंगे तो भारत तक पहुंच जाएंगे। फिर कैसे यूरोपियों में एक होड़ सी मच जाती है कि हमको भारत जाना है और कुछ ना कुछ अपना व्यापार में लाभ करना है। 1498 से चालू होता है। फिर 1505 में आपको मैंने बताया कि प्रथम वायसराय के रूप में दा अल्मीडा आते हैं और फिर उसके बाद 1510 में जो दूसरे वायसराय आते हैं अल्बुकर्क आते हैं, जिनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है पुर्तगाली शक्ति का भारत में। और द अल्मीडा, इनका नाम मैंने कल आपको बताया था। द ब्लू वाटर पॉलिसी जो भारत में बनाई थी, ब्लू वाटर पॉलिसी, वो जो है अल्मीडा ने बनाई थी। तो इस प्रकार से कल हमने थोड़ा बहुत चर्चा की थी, क्वेश्चंस से हमने समझा था कि कैसे कॉन्सेप्ट को समझना है। तो आज नेक्स्ट पार्ट करेंगे क्वेश्चंस के। इससे पहले पता होना चाहिए कलकत्ता किसने बसाया था। तो जाप चारनॉक ने। अब ये मैं कलकत्ता किसने बसाया था, कलकत्ता क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप देख रहे हैं ये भारत है। तो पहले तो आए तो लोग यहाँ पर हैं कोचीन में, सूरत में, ठीक है, अपनी फैक्ट्री भी स्थापित करते हैं सूरत में, लेकिन धीरे धीरे जो शक्ति का केंद्र होता जाता है वो कलकत्ता होता जाता है। तभी आप देखेंगे 1757 और 1764 के आसपास जो बक्सर की लड़ाई होती है, और आप यहाँ देखेंगे जो प्लासी का युद्ध होता है। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि आप जानते हैं कि ये बंगाल का जो क्षेत्र है, गंगा नदी का दोआब क्षेत्र है, और बिहार का जो क्षेत्र है वो भी गंगा नदी का मैदानी क्षेत्र है। तो बहुत फसल होती थी और काफी व्यापार था इस क्षेत्र में। तो इस प्रकार धीरे धीरे कलकत्ता जो है ना, यूरोपीय शक्तियों का केंद्र बनता जाता है। वहां पर होड़ सी मच जाती है कि हमें कलकत्ता में जाना है, हमें कलकत्ता से अपना व्यापार स्थापित करना है। तो इस प्रकार से चीजें बढ़ती चली जाती हैं। तो कलकत्ता एक इम्पोर्टेंट जगह हो जाती है। तो हमें पता होना चाहिए कलकत्ता किसने बसाया था। तो कलकत्ता आपका बसाया था जाप चारनॉक ने। ये आपको याद होना चाहिए, इसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा। इसके बाद देखें, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी, मतलब शेयर होल्डर जो कंपनी थी, वो किन लोगों ने आरंभ की थी। ठीक है, तो आपको मैं बताऊं, पहले तो पुर्तगाली आए थे, फिर उसके बाद मैंने आपको बात की थी जो दूसरे व्यक्ति आए थे वो डच आए थे, और फिर उसके बाद अंग्रेज आए, फिर डेन्स आए, मतलब, और उसके बाद आपके फ्रांसीसी आए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 5 चीज़ें हमने समझी थी, किस क्रम में ये जो यूरोपीय शक्तियाँ हैं वो भारत में आ रही हैं। तो क्या हुआ कि पुर्तगाली जब आए थे तो वास्को डी गामा ने खोज की थी, उसके बाद पुर्तगाली व्यापारी आने लगे थे, फिर धीरे धीरे वो एक कंपनी बनाते हैं, लेकिन वो संयुक्त पूंजी कंपनी टाइप से नहीं होती है। तो पुर्तगालियों द्वारा कोई कंपनी नहीं थी। डच भी व्यापार के हिसाब से आए थे, उनका भी ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। लेकिन जो अंग्रेज आए, बाकायदा 1598 में उनको एक चार्टर के द्वारा अधिकार मिलता है सम्राट द्वारा, कि जो ये कंपनी है, ये शेयर होल्डर जो कंपनी है, इसको एक अधिकार दिया जा रहा है समुद्री व्यापार का। और आप जानते हैं स्थल व्यापार के लिए मैंने कल आपको एक नाम बताया था, लिवेंट कंपनी को अधिकार दिया गया था 1593 के आसपास। तो 1598 में ईस्ट इंडिया कंपनी जब बनती है तो उसको समुद्र मार्ग से व्यापार करने का एक अधिकार दिया जाता है। और ईस्ट इंडिया कंपनी पहली जो आपकी शेयर होल्डर कंपनी थी, मतलब उसके निवेशक थे। ठीक है, और उसके बाद जो सेकेंड कंपनी जो बनती है, वो इसके बाद आते हैं डच। तो डच जो आते हैं वो अपनी दूसरी शेयर होल्डर कंपनी लेकर आते हैं। और तीसरे हैं आपके फ्रांस। तो फ्रांस शेयर होल्डर कंपनी लेकर नहीं आते, बल्कि वो कंपनी बाकायदा सत्ता की होती है। स्वयं जो सत्ता के लोग होते हैं वो अपना एक, मतलब, बस प्रतिद्वंदी देखते थे ब्रिटिश को, ब्रिटेन को प्रतिद्वंदी के रूप में देखते थे। ब्रिटेन ने जहां पर चीजें भेजी, बस उसके विरोध में फ्रांस को भी वहां पर आगे बढ़ना था। इस उद्देश्य से उन्होंने जो सत्ता ने अपनी स्वयं गवर्नमेंट कंपनी थी उसको बनाकर यहाँ भेजा था। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो डच हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं अंग्रेज का नाम नहीं दिया है, अंग्रेजी कंपनी का नाम नहीं दिया है। तो यहाँ पर डच हो जाएगा, यहाँ ना पुर्तगाली होगा ना डेनिश होगा।
ठीक है, और फ्रेंच बहुत बाद में आते हैं, उसके पहले डच आ जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए यूरोपीय कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? तो सब सब कारखाना सूरत में स्थापित करने वाला 1613 ईस्वी में स्थायी स्थायी कारखाना अंग्रेजों ने स्थापित किया था। कल भी हमारी इस पर चर्चा हुई थी। 1611 में अंग्रेजों को जहांगीर के माध्यम से परमिशन नहीं मिल पाई थी, लेकिन अस्थायी कारखाना उन्होंने मसूलीपट्टनम में खोल लिया था। लेकिन जब उसको परमिशन मिल गई तो 1613 ईस्वी में जहांगीर की परमिशन के बाद सूरत में अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना खोला। तो अंग्रेज इसका आंसर हो जाएगा। पुर्तगालियों ने अपनी पहली कारखाना कोचीन में खोला था, और फ्रांसीसी भी सूरत में खोलते हैं अंग्रेजों के बाद। तो इस प्रकार से धीरे धीरे सब लोग, यूरोपीय शक्तियां हैं वो भारत पे अपना कब्जा जमाना चालू करती हैं कि किसी तरीके से यूरोपीय शक्तियों में आपस में भी काफी वो प्रतिद्वंद्विता थी। और धीरे धीरे देखते हैं भारत पे किस प्रकार से आपसी जो इनका विद्वेष था वो आपस में ही लड़ते हैं। फिर बाद में अंग्रेज एक तरफा जीत जाते हैं सब चीजें, और फिर अंग्रेज जो है भारत पे अगले 200 साल तक राज करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी, तो ये कुछ और नहीं है, ये यही पूछ रहा है कि कंपनी का जो हेड ऑफिस था उसको क्या कौन सा बनाया गया था। तो आपको पता है जहाँ कंपनी स्थापित की गई थी वहीं पर उसका हेड ऑफिस बनाया जाएगा। तो इसका आंसर सूरत हो जाएगा। तो सूरत में पहली कंपनी स्थापित हुई थी 1613 में, वही इनका हेड ऑफिस टाइप का था। हालांकि कुछ नहीं था, अपना एक बड़ा सा जो भंडार गृह होता है वो बनाते थे। भारत में जहाँ जहाँ इन्होंने अपने एजेंट भेजे हैं वो व्यापार करके लाते थे, और यहाँ पे सामान एकत्र करके और वो वापस इंग्लैंड भेजा करते थे। बस और कुछ नहीं था, इसका काम था बस ये सामान एकत्र करने वाला एक स्थान था, बस और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर जनरल को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? देखिए, एक तो मैं बताऊं आपको कि मुगलों का शासन आ चुका है, और अकबर हो गए, उसके बाद जहांगीर हो गए, शाहजहां हो गए और औरंगजेब, ये चार जो राजा थे ये तो बहुत ताकतवर थे। औरंगजेब तक तो किसी की हिम्मत भी नहीं होती थी कि कोई कुछ कह दे। लेकिन औरंगजेब के बाद जब आगे राजा आते हैं मुगल, वो कमजोर होते हैं, तो धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं वो समझने लगते हैं, वो भारत पे अपनी पैठ जमा रहे हैं। और फ्रांसीसी कंपनी का एक वायसराय आएगा, डुप्ले। डुप्ले की नीति थी कि भारत में जो राजनीतिक सत्ता चल रही है उस पर धीरे धीरे अपनी पहुंच बनाई जाए, और उसी सत्ता का प्रयोग किया जाए भारत में अपने प्रभुत्व को बनाने के लिए, अपने कब्जे को बढ़ाने के लिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर जनरल को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो आप सर जॉन चाइल्ड थे। इसका आंसर सर जॉन चाइल्ड था। ठीक है। क्या हुआ था सर जॉन चाइल्ड वाला? इसका एक किस्सा है, ये है कि इन्होंने एक्चुअली में जो आप अगर भारत का ये मैप देखेंगे, सूरत की कंपनी इनकी स्थापित हो गई है। धीरे धीरे अंग्रेज यहाँ पर जो है ना कब्जा बढ़ा रहे थे। तो यहाँ से लोग शुरुआत में पहले जो इस्लाम के फॉलोवर थे वो हज वगैरह जाया करते थे समुद्री जहाज से। ठीक है। तो ये धीरे धीरे अपना प्रभुत्व जमा रहे थे, तो ये एक प्रकार से सोच रहे थे कि हमने अपना कब्जा यहाँ जमा लिया, अब हमसे पूछकर कोई नहीं जाएगा। तो इन्होंने इस प्रकार की गलती की, ये समझ गए थे, इनको लगा कि औरंगजेब कमजोर है, कौन कोई इनको मुंबई तक कौन आएगा, पश्चिमी क्षेत्र में कौन आएगा। लेकिन इनकी यही गलती थी। बहुत औरंगजेब ने एक तरीके से समझ लीजिए पूरी इनकी जो क्षेत्र था उसको तहस नहस कर दिया था। तो इनको बकायदा माफी मांगनी पड़ी थी। औरंगजेब ने माफ कर दिया था बाद में। तो सर जॉन चाइल्ड थे, उनको भारत से निष्कासित कर दिया गया था। ठीक है। फिर दूसरे किसी को भेजा गया था यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम जब क्वेश्चंस की सीरीज आगे चला रहे हैं तो इसमें कर्नाटक युद्ध बड़े इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि लास्ट में दो शक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, अंग्रेज और फ्रांस। यही यही आपस में लड़ते हुए दिखाई देंगे। और 1757 और 1700
1764 जब बक्सर का युद्ध हो जाता, उसके बाद अंग्रेज बहुत पावरफुल हो जाते हैं और फ्रांसीसी शक्ति धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। तो फ्रांसीसी वास्तव में जो कमजोर होने लगे हैं वो 1763 के आसपास से बहुत कमजोर होने लगे हैं। फिर जब बक्सर की मैदान में जब अंग्रेज जीत जाते हैं तो वो बहुत पावरफुल हो जाते हैं और उनके सामने फ्रांस जो है कमजोर पड़ जाता है। तो अंग्रेज का फिर धीरे धीरे एक तरफा राज चालू हो जाता है। तो कुछ बातें इसमें समझ ली। प्रथम कर्नाटक युद्ध हो क्या रहा था कि अंग्रेज जो इंग्लैंड था और फ्रांस था वो ऑलरेडी अपने यूरोपीय क्षेत्र में आपस में संघर्ष में थे। ठीक है। और वही जो संघर्ष था यहाँ पर भी चलता था, एक दूसरे को ये देख लेते थे तो बस वही बात होती है ना, मुहावरा है, फूटी आंखों नहीं सुहाते थे एक दूसरे को देखकर कि अच्छा हमको अपने आप से ज्यादा कमजोर समझते हो क्या। इस तरीके की जो बातचीत चलती थी। तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध ये आपको डेट थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, 1746 से लेकर 48, 2 साल तक ये चला था। और इसमें जो संधि हुई उस संधि को एक्सला सापेल की संधि बोलते हैं। ये संधि बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सला सापेल की संधि कब हुई? 1748 पर हुई थी और इसको कर्नाटक का प्रथम युद्ध के बाद ये हुई थी। बस यही इंपॉर्टेंट ज्यादा है। ये सबसे ज्यादा एक्सला सापेल की संधि पूछी जाती है, किन किन के मध्य हुई थी। कर्नाटक का युद्ध अंग्रेज और फ्रांस के मध्य हुआ था। कर्नाटक का सेकंड युद्ध हुआ था तुरंत 2 साल बाद, 1750 1752। दोनों ही कमजोर नहीं थे उस समय, फ्रांस और अंग्रेज। तो ये जो युद्ध था वो अनिर्णायक रह गया। और तृतीय युद्ध हुआ था 1758 से 1763। अब देखिए मैंने आपको बताया ना, 1757 में प्लासी और 1764 में आपके बक्सर। इसने जो है ना बहुत ज्यादा ताकतवर बना दिया था फ्रांस को, सॉरी अंग्रेजों को। तो धीरे धीरे फ्रांस कमजोर पड़ जाते हैं और यूरोपीय क्षेत्र में भी फ्रांस कहीं ना कहीं कमजोर दिखाई देने लगते हैं। और पेरिस की संधि होती है वहां पर यूरोपीय क्षेत्र में, और पेरिस की संधि के माध्यम से दोनों लोग तय करते हैं कि हम लोग एक दूसरे के क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से कर्नाटक का जो तृतीय युद्ध है वो 1763 में समाप्त हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो ये क्वेश्चन आप जरा समझिए। पहली बात तो प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1700, मैंने आपको बताया 1746 से 1748। ये याद रखिएगा। किस संधि से समाप्त हुआ था? एक्स ला एक्स एक्स ला सापेल संधि, सापेल संधि, इससे ये समाप्त हुआ था। ये दो चीजें तो पहले पता हो। इसके बाद इसका तात्कालिक कारण क्या था? तात्कालिक कारण ये था कि कर्नाटक में जो राजगद्दी थी उस पर विवाद चल रहे थे ना, वो आपस में लड़ रहे थे कि कौन अगला राजा बनेगा। तो कर्नाटक की राजगद्दी लेकिन अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण कर लिया गया था। अंग्रेज अपने आप को सोच रहे थे हम ज्यादा ताकतवर हैं, फ्रांसीसी जबरदस्ती हमारे रास्ते में रोड़ा आ रहे हैं, तो उनके जहाजों पर अपना प्रभाव जमाने के लिए उनका उन पर कब्जा करने की कोशिश की थी। तो इसने फ्रांसीसियों को जो है ना थोड़ा सा उत्तेजित कर दिया कि लड़ाई चालू करनी चाहिए। तो कर्नाटक की राजगद्दी में फ्रांसीसी अंग्रेज दोनों ही शामिल थे, लेकिन अंग्रेज द्वारा जो ये जहाजों का अधिग्रहण किया गया ये उसका तात्कालिक कारण उभर कर सामने आया। और कर्नाटक की राजगद्दी तो विवाद चल ही रही थी, तभी तो कर्नाटक का सेकेंड युद्ध होता है, थर्ड युद्ध होता है। ठीक है। केवल तात्कालिक जो कारण था वो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण था। ये आप याद रखिएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है इसमें। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? तो मैंने आपको बताया कर्नाटक युद्ध बड़ा इंपॉर्टेंट है, फ्रांस और अंग्रेजों के बीच में लड़ा गया था। इसका आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि जानते थे जो जीतेगा वही भारत पे राज करेगा, भारत को कोई छोड़ना नहीं चाहता था। इधर देख लेते हैं प्रथम कर्नाटक का युद्ध। प्रथम कर्नाटक का युद्ध कब हुआ था? किस संधि के? तो मैंने आपको बताया था ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक्सला सापेल संधि से हुआ था। तो एक फोर्थ हो जाएगा, तो वैसे ही सी इसका आंसर आ चुका है हमारा निकल कर। लेकिन तब भी देख लेते हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध, इसमें कोई निर्णय हुआ नहीं था। तृतीय कर्नाटक का युद्ध, इसमें पेरिस की संधि हुई थी 1763 में। और प्रथम मैसूर युद्ध जो हुआ था उसके करीब 10 साल बाद होता है, 1772 के आसपास, सॉरी 1768 के आसपास होता है ये युद्ध। और इसमें टीपू, आपने सुना होगा हैदर अली का नाम। ठीक है। तो हैदर अली ने दौड़ा दौड़ा कर ब्रिटिश को पीटा था। तो हैदर अली के अंदर वो टैक्टिक्स थी, वो क्षमता थी, लोगों के साथ आसपास के जो क्षेत्र हैं राजाओं को उसने मिला लिया था
और ब्रिटिश को जमकर पीटा था, तो ब्रिटिश की इसमें हार हो गई थी। ये बड़ा ब्रिटिश के लिए शॉकिंग था और इसलिए वो मैसूर से जीत नहीं पा रहे थे। फिर धीरे-धीरे क्या होता है, आगे जब क्वेश्चंस आएँगे तो हम समझेंगे कहानी को। प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिश की हार हुई थी, तो इसका आंसर जो सी है, ये पहले ही आ गया था हमारा, बस समझना था इसको किस प्रकार से इसका आंसर और इसमें क्या कॉन्सेप्ट थे। आगे बढ़ते हैं। कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू-क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति अपनाई थी? मैंने आपको बताया था, ये फ्रांसीसी जो डुप्ले था, इसने यह नीति अपनाई थी। इसने कहा था कि भारत में जो राज्य हैं वो छोटे-छोटे हैं और ये आपस में ही राज्यों के लिए लड़ रहे हैं। तो क्यों ना जो फ्रांसीसी लोग हैं, वो राजाओं के मध्य उनको नई-नई चीज़ें सिखाएँ और एक तरीके का समझौता कराने का बीच का अपना ब्रोकर का काम करेंगे ये और राजाओं की नीतियों में वो पार्टिसिपेट करें। तो ये डुप्ले का जो दिमाग की उपज थी। लेकिन डुप्ले बहुत दिनों तक भारत में रहा नहीं और इसको बुला लिया गया फ्रांस में वापस। लेकिन अंग्रेजों ने इस नीति को समझ लिया था और फिर बाद में डुप्ले की इस नीति को अंग्रेजों ने अपनाया। फिर आप देखेंगे बाद में कि अंग्रेजों ने किस प्रकार से अपना एक व्यक्ति राजाओं के साथ बैठाना चालू कर दिया, फिर वित्तीय नियंत्रण चालू कर दिया, सेनाओं पर नियंत्रण चालू कर दिया, है ना? इस प्रकार से आपने देखा होगा बक्सर के युद्ध के बाद द्वैध शासन की प्रणाली चालू कर दी, मतलब राजा रहेगा लेकिन हमारा अंग्रेज भी रहेगा और अंग्रेज राजा को सलाह देगा और राजा जो है अंग्रेज से पूछे बगैर कोई भी कदम युद्ध वाले नहीं उठाएंगे। इस प्रकार की चर्चा की गई थी। तो आज हम थोड़ा सा यहाँ पे ये 10-11 क्वेश्चन हमने समझे। इसके साथ हमने कॉन्सेप्ट समझा कि क्या चीजें हो रही थी उस समय और भारत में यूरोपीय शक्तियों का प्रभाव किस प्रकार से फैल रहा था, ये हमने समझा। तो आज हम इतना ही रखेंगे और फिर कल आगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ आगे बढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे कि यूरोपीय शक्तियों में और क्या-क्या संघर्ष हुए और क्या-क्या क्वेश्चंस आयोग ने पूछे हैं जो हमको पता होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। तो थैंक यू।